हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पचास वर्षीय रेणुका त्यागी हर रविवार की तरह अपने मरहूम पति जयराम त्यागी की समाधि पर कुछ वक्त बिताने आई थी। समाधि पर ही रेणुका त्यागी पर गोली चलाई गई। गोली चलाने वाले को मालूम था कि वो उस वक्त वहीं पर मिलेंगी। जी डॉक्टर सिन्हा, विक्टिम की कंडीशन कैसी है? सर, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले विक्टिम की डेथ हो चुकी थी। ये तो मर चुकी है। डिसीज का नाम रेणुका त्यागी था और जो दो लोग उन्हें यहां लाए थे वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही है। शायद विक्टिम के रिश्तेदार हैं। सर, सिविल हॉस्पिटल से फोन आया था। रेणुका त्यागी नाम की औरत पे किसी ने गोली चला दी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ पता चला गोली कहाँ चलाई गई? सर, वो अपने पति की समाधि पे फूल चढ़ाने के लिए कुसारगंज आई हुई थी। वैसे रहने वाली मेरठ की थी। चलो सिविल हॉस्पिटल। दीप्ति। जी शिल्पा भाभी। दीप्ति, वो अम्मा जी को किसी ने गोली मार दी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो भाभी? कब और कैसे हुआ ये सब? मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता। अम्मा जी आज सुबह घर से निकली थी बाबूजी की समाधि पर जाने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ही कबीर का फोन आया। चाचा जी और कबीर ने अम्मा जी को अस्पताल पहुंचाया है। अम्मा ठीक तो है ना भाभी? दीप्ति, वो कबीर कह रहा था कि अम्मा जी गुजर चुकी है। नहीं। दीप्ति देखो, तुम हिम्मत मत हारो। मैं और तुम्हारे भैया भी अस्पताल ही जा रहे हैं। तुम भी वहां जल्दी से आ जाओ। जी भाभी। गोली काफी नजदीक से चलाई गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। हालांकि बुलेट मिली नहीं, सिर को चीर के निकल गई होगी। इनके रिश्तेदार कहाँ हैं? हमारा नाम कबीर है साहब। हम अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी गजराज मिश्रा हमारे पास दौड़ते हाँफते हुआ है। भाई काम जल्दी करो, रात को पानी आएगा और खाद डाल दिया उसके बाद। कबीर, तेरी बड़ी अम्मा को किसी ने गोली मार दी। क्या कह रहे बे? अरे हम सच कह रहे हैं। किसने कहा तुझे? अरे बड़े बाबूजी की समाधि के पास पड़ी है वो। चल चल भाग। हाँ चल दिया। कौन गोली मारे बे? अरे मालूम है, हमने देखा। फिर हमने तुरंत बाबूजी को बुलाया साहब, और कुछ गांव वालों को साथ लेके वहां पे पहुंचे। भाभी, भाभी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बाबूजी। हाँ, बड़ी अम्मा जिंदा है बाबूजी। अभी तक सांसें चल रही है। अच्छा चलो जल्दी से भाभी को उठाओ, उठाओ, उठाओ। उठाओ भाई, आराम। मदद करो। उठाओ। जितना जल्दी हो सका साहब, हम बड़ी अम्मा को लेके यहाँ पे आ गए। लेकिन साहब बहुत देर हो चुकी थी, हम भाभी को बचा नहीं सके।
इनका कोई बेटा या बेटी? जी हाँ, बड़ा बेटा अजय और बेटी दीप्ति। अजय भैया को हमने खबर कर दिया साहब, और शिल्पा भाभी को लेके घर से निकल चुके हैं। उन लोगों ने दीप्ति को भी बता दिया, वो भी आती है उनसे। कबीर, क्या मैं सचमुच? रेणुका त्यागी हर रविवार को अपने घर से खुद ड्राइव करके कुसारगंज आती थी, जहां उन्होंने अपने पति की समाधि बनवाई थी, जिनका 10 साल पहले देहांत हो गया था। और अपने पति की समाधि के पास आकर बैठना उन्हें अच्छा लगता था। हर रविवार की तरह अम्मा जी बाबूजी की समाधि पर जाने के लिए घर से सुबह निकली थी। अरे अम्मा, आप जा रही हैं? हाँ बेटा। अम्मा, पिछली बार आपने आने में बहुत देर कर दी थी। इस बार आप दोपहर के खाने के लिए टाइम से आ जाइएगा। हाँ। आएंगे ना पक्का? हाँ। अगर आपको देर हो रही है तो फिर मैं आपके लिए डब्बा बांध देती हूँ, आप वहीं पे खा लेना। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँ। ठीक है, संभाल के जाना। अजय, तुम्हारी माँ की किसी के साथ कोई दुश्मनी या अनबन थी जिसकी वजह से उन पर गोली चलाई गई हो? नहीं सर, अम्मा बड़ी अच्छी औरत थी सर। पिछले 25 साल से पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क थी। किसी से कोई अनबन नहीं थी सर। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में काम को लेकर किसी के साथ कोई अनबन? तुम्हें जानकारी है इसके बारे में कुछ? अम्मा बड़ी सिंपल औरत थी, सिंपल सा काम था उनका। हमें नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम थी सर उनसे। प्रॉब्लम तो थी अजय, तभी तो पूरी प्लानिंग के साथ उनको मारा गया। कोई तो था जो उनकी रूटीन के बारे में जानता था। वो ये भी जानता था कि हर संडे समाधि पर वो अकेली जाती। हत्यारे को हर बात की खबर थी। खबर हो भी तो क्या हुआ सर? कोई आखिर क्यों मारेगा अम्मा जी को? उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बड़ी सीधी सादी औरत थी हमारी अम्मा जी। सीधे साधे लोग ही अक्सर गलत लोगों को चुपते हैं अजय। हो सकता है रेणुका जी का होना ही किसी को खटक रहा हो, वरना भला कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर गोली क्यों चलाएगा? सर, बुलेट मिल गई। चलो सीधे साधे आदमी हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सही सर, ये गजराज है। नमस्ते साहब। साहब, हमारा कोई लेना देना है साहब, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो अब कर। चल शुरू कर बोलना, पूरा वाकया बयान कर। साहब, हम खाद लेके लौट रहे थे, वहां से आ रहे थे तो एकदम से गोली की आवाज सुनाई थी। साहब, हम रेणुका जी को पहले से जानते थे। कबीर हमारा पड़ोसी है, उनकी बड़ी अम्मा थी वो। तो हम जैसे उनको देखे तो फौरन भागे उसको बताने के लिए। बाइक का नंबर क्या था? साहब, बाइक का नंबर क्या था? साहब, हमने ध्यान ही नहीं दिया नंबर पे। वो क्या था कि गोली की आवाज़ सुन के ना दिमाग एकदम सुन्न हो गया था साहब, तो कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ सूझा ही नहीं हमको। 2 लोग थे, चेहरे तो देखे होंगे। हाँ साहब, एक बाइक पर बैठा था और दूसरा भाग के आया और मोटरसाइकिल पे चढ़ गया और उसके बाद इधर भाग गए साहब ये लोग। कौन थे वो लोग? क्या पहना था उन्होंने? टी शर्ट पहनी थी साहब और गमछा भी था।
दोनों के पास गमछा था। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। चल ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा, तब तक गांव छोड़कर मत जाना। गया तो पकड़ के अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहते हैं। लेकिन साहब सुनिए ना साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब, ये .315 बोर के बुलेट का शेल है। ये ज्यादातर राइफल और कट्टे में इस्तेमाल किया जाता है। सर लेकिन जब हमने गजराज से पूछताछ की तो उसने किसी राइफल का जिक्र नहीं किया, मतलब कट्टे का इस्तेमाल हुआ। लगता है पेशेवर खूनी थे, जरूर किसी ने सुपारी दी होगी सर। एक 50 साल की औरत को मारने के लिए 2 लोगों को सुपारी दी, ऐसे भी क्या दुश्मन है? सर रेणुका जी PWD में काम करते हैं, शायद उनके काम से जुड़ा हुआ कोई लिंक। पुलिस का कहना है कि अम्मा जी को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी। लेकिन बड़ी अम्मा को मार के किसी को क्या मिलेगा? इस बात में कोई शक नहीं था कि दोनों पेशेवर हत्यारे रेणुका त्यागी की हत्या के इरादे से ही वहां पर आए थे। लेकिन ये हत्यारे थे कौन, किसने उन्हें भेजा था, और रेणुका त्यागी की हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी? जी, मैं तो रेणुका जी की डेथ की खबर सुनकर बहुत शॉक हो गया। बहुत भली औरत थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। हो सकता है उनके काम से किसी दूसरे के काम में अड़चन आ रही हो। ऑफिस में एग्जैक्टली उनका काम क्या था? सर, वो इस ऑफिस की हेड क्लर्क थी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ऑनेस्ट। कोई तो है जिसको उनकी मेहनत और ऑनेस्टी खटक रही थी। प्रोफेशनल हत्यारे को हायर किया गया। रेणुका जी कहाँ आती जाती थी इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई, फिर पूरी प्लानिंग के साथ उनका मर्डर किया गया। आप हमें ये बताइए कि उनकी ऑनेस्टी किसको खटक रही थी? जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, रेणुका जी का जॉब बहुत लिमिटेड था, सिर्फ क्लैरिकल जॉब था उनका। उनके पास किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट या अप्रूव करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। स्टाफ में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई तू में? जी नहीं सर, वो पिछले 25 सालों से हमारे लिए काम कर रही थी। आप स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछ लीजिए, सब उनके बारे में अच्छा ही कहेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती जो उन्हें इतने भयानक अंजाम तक ले जाए। सर प्रोफेशनल फ्रंट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो कोई ने मारना चाहे। तो फिर वो कौन है जिसने उन्हें मारा? अब कट्टा तो साहब आपको भी मालूम है कि आजकल रद्दी के भाव में मिलते हैं, और आजकल छोटे मोटे डीलर्स इतने हो चुके कि ये बताना मुश्किल है कि किसने कट्टा किससे लिया होगा। हो सकता है कुसारगंज या उसके आसपास के इलाके से कट्टा खरीदा गया हो। उसकी छानबीन तो अभी चालू है सर, और आप बता रहे थे कि किसी ने पंटरों को भागते हुए देखा था। ये हत्यारे हिस्ट्री शीटर भी हो सकते हैं। मुझे मत देख, फोटो देख। इनमें से है कोई? नहीं साहब। ना किसी अननोन नंबर से फोन आया और ना ही किसी पर्टिकुलर नंबर पर ज़्यादा देर तक बात हुई। मुझे नहीं लगता कि रेणुका जी को किसी से धमकी मिल रही थी। भला ऐसे ही रेणुका त्यागी को कोई क्यों मारेगा? सर ये भी तो हो सकता है कि टारगेट कोई और हो और गलती से गोली रेणुका जी को लग गई हो। इस बात के चांस बहुत कम है, क्योंकि गोली बहुत ही क्लोज रेंज से चलाई गई। हाँ लेकिन पीठ पे हो सकता है कातिल चेहरा ना देख पाया हो। हाँ, पर इतने पास आकर कोई गलत टारगेट पर गोली क्यों चलाएगा? पॉसिबल नहीं है। अगर रेणुका जी ही टारगेट थी तो बात फिर वहीं आकर रुक जाती। रेणुका त्यागी को किसने मारा और क्यों? रेणुका त्यागी की किसी से क्या दुश्मनी थी? कोई प्रोफेशनल एंगल सामने नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें मारने का मकसद। आखिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली और रेणुका त्यागी के करीबी लोगों की जांच पड़ताल शुरू की।
मैं एक प्राइवेट फर्म में सेल्स मैनेजर हूँ। 10 साल पहले पिताजी की डेथ हुई थी। अम्मा को काफ़ी समय लगा था उससे उभरने में। उन्हीं की याद में कुसारगंज के पास एक समाधि बनवाई थी अम्मा ने। वहाँ जाकर काफ़ी बैठती थी। वहाँ जाकर उन्हें लगता था कि बाबूजी आस पास ही हैं। काफ़ी सुकून मिलता था उन्हें। परिवार में किसी के साथ किसी तरह की कोई अनबन? नहीं सर। कबीर आपके सगे चाचा का लड़का है। आपके चाचा राजेंद्र और आपके फादर के बीच जमीन जायदाद को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था? जी नहीं सर। अच्छा, संडे सुबह जब रेणुका जी समाधि के लिए निकली तो किसी बात को लेकर परेशान थी? जी बिल्कुल नहीं। अम्मा जब भी बाबूजी की समाधि पर जाती थी तो उनका मूड काफ़ी अच्छा रहता था। उन्होंने कहा था वो दोपहर के खाने तक लौट आएगी। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँ। ठीक है, संभाल के जाना। इस केस में अभी तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। रेणुका जी की मौजूदगी से किसे नुकसान हो रहा था और उनके जाने के बाद किसे फायदा हुआ? सर, अजय का कहना है कि घर में किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा नहीं था, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अजय इकलौता बेटा है और रेणुका जी के मरने के बाद अब जो कुछ भी है वो सब उसी का है। ये भी तो हो सकता है दोनों भाई बहन के बीच बराबर बटे। कुछ पता है दोनों भाई बहन के बीच अनबन थी या नहीं? हेलो सर, मैं दीप्ति बोल रही हूँ, रेणुका जी की बेटी। जी दीप्ति जी, कहिए। अम्मा के खोने का कुछ पता चला? अब तक तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। क्या आप कुछ रोशनी डाल सकती हैं इस केस में? कोई भी ऐसी बात जो हम नहीं जानते और आप जानती हो? सर, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि अम्मा को भला कोई क्यों मारना चाहेगा। ये तो बड़ा सवाल है, इसी का जवाब मिल गया तो सारे जवाब मिल जाएंगे। सर, मैं सच में कुछ नहीं जानती। ठीक है, थैंक यू। क्या कोइंसिडेंस है, दीप्ति की बात छिड़ी और उसका फोन आ गया। चलो, जब बात छिड़ी चुकी है तो इस एंगल से भी टटोल कर देख लेते हैं। रेणुका जी की मौत से दोनों भाई बहन को फायदा हुआ या फिर किसी एक? दुबे, जरा पता लगाओ इन दोनों भाई बहन के बीच किसी तरह की कोई अनबन थी या फिर अंडरस्टैंडिंग। सर, अजय और दीप्ति के फोन रिकॉर्ड में सांठगांठ वाली कोई बात नहीं मिली और ना ही कोई ऐसा नंबर जिससे ये लोग रेगुलर टच में रहते हो। दुबे, जो इतनी एहतियात के साथ जाल बुन रहा हो वो फिजूल में खूनी से कांटेक्ट क्यों करे? रेणुका त्यागी का हर संडे को समाधि पर जाना, उनका वहां अकेले होना, यह जानने के बाद उसने खूनी से कांटेक्ट किया क्योंकि मौत का दिन तय था, जगह और वक्त तय था। रेणुका त्यागी का समाधि पर आना, अकेले आना तय था, मतलब प्लानर का प्लान कामयाब होना तय था, जो अंत में हुआ। तो सर, ये समाधि भी कुसारगंज के दूर दराज इलाके में, बहुत सुनसान जगह है वो। आसपास बस एक शमशान है, लोगों का आना जाना भी ना के बराबर है वहां। अगर ऐसी बात है तो रेणुका त्यागी के सेल फोन की लास्ट लोकेशन वही हो और शायद कातिल के फोन की। राइट सर, शायद कोई लिंक मिल जाए। दुबे, काम करो, लोकेशन लिस्ट निकलो और देखो उस एरिया में उस टाइम पर कौन कौन से फोन एक्टिव थे। कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिले। सर,
सर, जिस वक्त रेणुका जी समाधि के पास मौजूद थी तब उस इलाके में टोटल 11 नंबर एक्टिवेट थे। एक रेणुका जी का था, एक गजराज का था और 8 गांव वालों के थे। और सर एक नंबर ऐसा है जो अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। ये किसी सागर चौधरी के नाम पर है और ये कुसारगंज का नहीं है। कौन है सागर चौधरी? सर कोई झरना बाग का रहने वाला है। झरना बाग कुसारगंज से लगभग 45 किलोमीटर दूर है ना? हाँ सर। और सर रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो उस इलाके में टोटल 8 मिनट तक मौजूद था। यानी गोली चलाने के लिए पूरा टाइम था उसके पास। दुबे तुम एक काम करो, अपनी एक टीम लेकर झरना बाग जाओ, बात करो इस सागर से। देखते हैं सागर मंथन से अमृत निकलता है या फिर जहर। हेलो सर, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। अम्मा के खूनी का कुछ पता चला? लगता है इस केस को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद आप ही हैं, या फिर हो सकता है ये जानना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सर, मेरी माँ थी। मैं जानती हूँ कि आप हम सब पर शक कर रहे हैं। मेरे भी मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि अम्मा की जान उसी के परिवार में से कोई ले सकता है? आपकी फैमिली में से कौन ले सकता है उनकी जान? यकीन के साथ तो नहीं कह सकती सर। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। सागर चौधरी, ये नाम पहले कभी सुना है आपने? नहीं, कौन है वो? कोई झरना बाग का रहने वाला है। फिलहाल सिर्फ इतना ही कि लू हाथ लगा। झरना बाग? जी हाँ। मेरी भाभी शिल्पा का मायका भी झरना बाग में है। मुझे पहले से ही डर था, कहीं घर का ही तो कोई इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी भला ऐसा क्यों करेगी? साहब, पूरे 5 दिन हो गए पर वो अब तक घर नहीं आए। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तुम्हारा उससे बात करने का मन नहीं करता? करता है ना साहब, पर क्या करे जब पति फोन उठाना बंद कर दे तो। और वैसे भी वो हमारी सुनते कहाँ हैं। खेत में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, तब जाके कुछ रूखी सूखी हाथ लगती है। अब जब वो आए नहीं है तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए। अगर वो आए या फोन करे तो सबसे पहले हमें खबर करना, नहीं तो हमें दोबारा आना पड़ेगा खबर लेने के लिए। जी साहब। सलाम सर। दोनों तीर सही निशाने पे लगाए। ये जो हाईवे के पास वाला लॉज है ना, उसी में छिपकर बैठा है सागर चौधरी। और दूसरा तीर? बिल्कुल सही खबर है वो। ये जो शिल्पा त्यागी है ना, रेणुका जी की बहू, इसी गांव में रहती है और वो सागर को भी जानती है सब। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर? नहीं, दोनों के बीच में कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये जो सागर चौधरी है वो खेत मजदूर है और वो शिल्पा के बाप के खेत में काम करता है, बस। कड़ियां जुड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि साजिश का यह जाल घर के अंदर ही बुना गया था। क्या वाकई में ऐसा था, या किसी और के कंधे से बंदूक चलाई गई थी और मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहा था? तोड़ दो। हिलने की कोशिश भी की ना तो तुम दोनों की समाधि यहीं बना दूंगा। ले चलो। हंसराज। जी सर। पहचानो, ये दोनों थे वो? हाँ साहब, यही थे। नितिन, एक सागर, मेरा टाइम बिगाड़ेगा तो तेरी बॉडी का पूरा नक्शा बिगाड़ दूंगा। मैं ये जान चुका हूं कि तूने ही रेणुका त्यागी को मारा है। मुझे अब ये बता, क्यों और किसके कहने पर? बोल। अजय मैंने कुछ नहीं किया। अजय मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अजय प्लीज इन्हें समझाओ। अजय समझाओ इन्हें।
मुझे पहले से ही भाभी पर शक था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही सोचना गलत है। यकीन ही नहीं होता कि भाभी अम्मा के साथ ऐसा कर सकती है। दीप्ति पागल मत बनो, कुछ नहीं किया शिल्पा ने, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो आदमी पकड़ा गया है, भाभी के ही गांव का है वो। और काफी वक्त से भाभी के मन में यही सब चल रहा था। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग असली खूनी को पकड़ नहीं पाए, इसलिए हमें फंसा रहे हैं ना। हमने कुछ नहीं किया है। सागर चौधरी ने कबूल किया है कि तुमने ही अपनी सास को मारने के लिए इसे पैसे दिए थे। कुछ याद आया शिल्पा जी? लेकिन हमारे अकेले का काम नहीं है ये, एक और आदमी लगेगा और बंदूक भी खरीदना होगा, खर्चा होगा। कितना? 25 से 30 हजार रुपए। ठीक है, हम इंतजाम करते हैं। अगली बार जब हम मायके आएंगे तो तुमसे यहीं पर मिलेंगे। चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, रहा नहीं जा रहा है इसलिए सोचा पूछ लें, आप अपनी सास को मारना क्यों चाहती हैं? तुमने अपनी सास को क्यों मरवाया? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यार तुम बार बार वही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? कहां से लाऊं मैं और पैसे? यार मुझे पता है कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं, लेकिन जो सपने पूरे नहीं हो सकते वो देखने ही नहीं चाहिए। तुम बस फिलॉसफी झाड़ते रहो, कुछ करना मत। अरे और क्या करूं यार, मेहनत कर तो रहा हूं, जो कमाता हूं घर पे ही तो ला कर देता हूं। यही तो मुश्किल है ना, ये घर अकेले तुम्हारे पैसों से चलता है। अम्मा जी भी कमाती है, इसी घर में रहती है, पर कभी भी हमारे लिए, इस घर के लिए एक पैसा नहीं खर्चती। मैं जानता हूं शिल्पा, लेकिन ये घर ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अम्मा जी ऐसी ही है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये गलत है ना, अगर अम्मा जी दीप्ति के लिए पैसे खर्च कर सकती है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम नहीं कहोगे लेकिन हम कह कर रहेंगे। देख बेटी, अगर हम नहीं होते तो घर के खर्चे कैसे चलते? अजय के पैसों से ही ना, तो वैसा होना भी चाहिए, वही सही है। अपने खर्चे कम करोगी ना तो पैसे कभी नहीं कम पड़ेंगे। अम्मा, आप अपनी ज्यादातर कमाई दीप्ति की जरूरतें, उसकी खुशियों को पूरा करने में खर्च कर देती है। आप कभी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती, सिर्फ हमें टोकती है। क्या ये सही है? और आपकी कमाई से जो बचता है वो भी आप अलग से जमा कर रही है, और हम जानते हैं आपके बाद वो सारी जमा पूंजी भी दीप्ति को ही मिलेगी। पर हमारा क्या, कभी सोचा है आपने? वाह शिल्पा, तुम बड़ी दूर की सोचती हो। हमारे जाने के बाद हम किसे क्या देंगे इसके बारे में भी तुमने सोच के रखा है? अम्मा, हमारा ये मतलब नहीं था, पर जरा आप ही सोचिए, घर का सारा खर्चा अजय के पैसों से चलता है। महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हम घर का खर्चा चलाते हैं, और ये घर आपका भी है। अगर इसके खर्चे निकालने में आप मदद कर भी देंगी तो इसमें क्या गलत है? आखिर क्यों आप इतना फर्क करती है अपने बेटे और दीप्ति में? देखो शिल्पा, हम कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, और अजय जो कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, निभाने दो उसे। और रही बात दीप्ति की, तो उसे चलो मत। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करो, ये तो जिंदगी भर पछताओगी। हमें कभी समझ में नहीं आया कि आखिर वो हमारे साथ इतना सौतेला बर्ताव क्यों करती थी। अपने खुद के बेटे के साथ कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? जब से शादी करके आए यही सब सहते आ रहे थे, पर अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। हमारी समझ में आ गया था कि वो कभी भी कुछ भी हमें नहीं देने वाली, सब कुछ उनकी बेटी दीप्ति को मिलेगा। हम डर गए थे, शायद वो
उस घर को भी हमसे छीनकर अपनी बेटी दीप्ति के नाम कर देगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे, इसलिए हमने उन्हें मरवाने की ठान ली। सागर को देने के लिए पैसे कहां से आए तुम्हारे? हमने अपने गहने बेच दिए, जिसके हमें 30,000 रुपए मिले, वो हमने सागर को दे दिए। यानी रविवार की सुबह रेणुका जी जब अपने पति की समाधि के लिए निकली, तब तुम अच्छी तरह से जानती थी कि अब वो घर कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, हमें तो बस यही सोचकर तसल्ली हो रही थी कि अब वो जा रही है हमेशा के लिए। अगर आपको देर हो रही है तो फिर मैं आपके लिए डब्बा बांध देती हूँ, आप वहीं पे खा लेना। मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँ। चलिए, संभाल के जाइएगा। हाँ बेटा। उनके जाते ही हमने सागर को फोन किया। हम जानते थे बाबूजी की समाधि पर वो अकेले ही जाती है और कोई नहीं होता उनके साथ। सब कुछ सोच रखा था हमने। हाँ, हमने ही किया ये सब, हमने ही मरवाया उन्हें। क्या अजय भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था? जी नहीं। शिल्पा, अजय, मैं मानता हूं कि माँ जो करती थी वो सही नहीं था, लेकिन माँ हमेशा से ऐसी थी। कितनी बार समझाता तुम्हें, तुमने क्यों किया ऐसा शिल्पा? जीना मुश्किल हो गया था। हमें समझ नहीं आता कि कोई अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो तुमने किया वो उससे भी घिनौना था। हम मानते हैं अजय, लेकिन हम क्या करते? हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी माँ सब कुछ तुम्हारी बहन के नाम कर दे, पर हम हमेशा घुटते रहे। भाभी को अगर डर था कि अम्मा अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगी, तो एक बार उन्होंने मुझे बताना तो चाहिए था अम्मा की जान लेकर उन्हें क्या मिला। दीप्ति, क्या तुम्हें सच में ऐसा कभी नहीं लगा कि अम्मा तुम में और हम में फर्क करती थी? तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती थी, लेकिन बात जब मेरी या शिल्पा के बारे में हो तो उनका हाथ कभी देने के लिए नहीं उठता था। भैया, वो अम्मा की अपनी मेहनत की कमाई थी, वो जिसे चाहे देती। अम्मा हमेशा हमें नजरअंदाज करती थी, कभी हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा। अम्मा तुम्हारी सुनती थी, अगर तुमने उन्हें समझाया होता तो शायद आज ये सब ना होता, पर तुमने भी कुछ नहीं किया। भैया, अब मुझे या किसी और को दोष देने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही और भाभी ने ये जुर्म करवाया है और उन्होंने जो भी किया गलत किया। कोई भी दलील इस सच को नहीं बदल सकती। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए बुक किया गया है। शिल्पा, सागर चौधरी और उसके साथी नागेश पांडे के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। शिल्पा को बेल मिल चुकी है, लेकिन सागर चौधरी और नागेश पांडे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। किसी एक अपने के साथ ज्यादा लगाव और दूसरे के साथ एक मुकम्मल दूरी, क्यों इंसान कभी कभी अपनों के बीच भी इस तरह का फर्क करता है? लेकिन क्या हर किसी के साथ एकदम सटीक और नपातुला बर्ताव मुमकिन है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले? शायद नहीं, क्योंकि ये तो इंसान के नजरिए पर निर्भर करता है और ये इंसानी फितरत है। अक्सर दूसरे की थाली में ज्यादा ही नजर आता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमेशा अन्याय होता आया हो, उसे नजरअंदाज किया गया हो, लेकिन फिर भी ये शिकायत, ये वजह कभी भी जायज नहीं हो सकती कि इंसान सब कुछ दरकिनार करके किसी दूसरे इंसान की जान लेने पर उतारू हो जाए। जब मन में किसी के प्रति घृणा, असंतोष, अविश्वास पनपने लगता है
तो समाधान की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। और इसके लिए किसी दूसरे इंसान की जान ले लेना, ये तो हरगिज किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.